नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग जो है 161 नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं, एक स्टैटिक जीएस का, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दो प्रश्नों को आप लोग बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए। जो यह यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है, उसको आप बेहतर तरीके से डेली डेली अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पेपर थर्ड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 321 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए, जीएस पेपर थर्ड का प्रश्न है, ठीक है। और एक सर्कुलर फॉर्म में आप लोगों को प्रश्न दिए जाते हैं। एक जैसे मान लीजिए जीएस फर्स्ट पेपर प्लस करंट अफेयर, जीएस सेकंड पेपर प्लस करंट अफेयर, जीएस थर्ड पेपर प्लस करंट अफेयर का प्रश्न और जीएस फोर्थ पेपर प्लस करंट अफेयर का प्रश्न। तो इनको आप बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए लगभग 205 आज दिन बचे हुए हैं, ठीक है। इसी में आप लोगों को पीटी भी क्लियर करना है, इसी में आप लोगों को मुख्य परीक्षा भी क्लियर करनी है। तो इन चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को लेते हुए 1 घंटा आप अपने जीवन से निकालकर मुख्य परीक्षा को दीजिए। बाकी का समय जो है आप अपने जो भी चीज़ें हैं प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए आप लोग अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है आप लोगों के पास में। वीडियोज़ मैं अपलोड कर देता हूँ लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाती। तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है, पीसीएस एकेडमी सर्च करेंगे तो लिख कर आएगा, ठीक है। उसको, उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जिस समय वीडियो अपलोड हो आप आराम से उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, हो सकता है उनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझते हुए अच्छे से जो भी कार्य हैं, जो भी प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, उसकी तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से करिए। प्रत्येक प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं। इनको चाहे तो आप कहीं पर लिख लीजिए, रट लीजिए डेली डेली। मैं इसीलिए आप लोगों को बताता हूं कि जो भी प्रश्न लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर को ये लगता है कि आप प्रश्न तो तब सही लिखेंगे जब आप एक लैंग्वेज सही से लिखें। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है, इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है कि भाई इस माध्यम में मैं लिखूँगा, किसी व्यक्ति ने हिंदी माध्यम चूज़ किया, अब हिंदी माध्यम चूज़ किया है और हिंदी ही गलत लिख रहे हैं या ग्रामर की गलतियां आ रही, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं एग्जामिनर को। तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन आप जरूर डालिए। अपने प्रश्न में कोटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके साथ में जो प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में जैसे चीज़ें हैं कि जैसे फ्लो चार्ट भी बनाइए, डायग्राम भी बनाइए, और इसके साथ में जो अच्छे शब्द वक्तव्य जो होते हैं उनको आप अंडरलाइन भी करिए। दो लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी रखिए, जिससे आप, अगर आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं भी है या अच्छी है या नहीं है, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है आपका अच्छा होना चाहिए। स्वच्छता, जो आप उत्तर लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। अब उसी में आपने ओवर राइटिंग कर रखी है, काफ़ी कुछ काट वट रखा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी? ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से ठीक होंगी। एक एक दिन जब ध्यान करेंगे, ध्यान से लिखेंगे, तब ये चीज़ें सही होंगी। ऐसे आप सोचिए ऐसे ठीक हो जाए, नहीं सही होने वाली। तो ये चीज़ें लिखते लिखते ही आएंगी। अब ये सोचिए कि एक दिन में ही ये चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं होने वाली। इसीलिए मैं डेली डेली आप लोगों से बोलता हूँ कि भाई आप लोग डेली 2 प्रश्नों को लिखा करिए, ठीक है। तो ये सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो होता है, ठीक है, फाइनेंस जो होता है, तो उसके क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, क्या सोर्सेज हैं, उनको आप लोगों को बताना है। तो देखिए, हमारे यहाँ या किसी भी देश में भाई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो आप किसी भी चीज़ या अपनी चल अचल संपत्ति को बेचकर उस कंपनी में लगाएं, या आप किसी कंपनी से लोन लें, या ऋण पत्रों को लें, या किसी तरीके से आप किसी साहूकार, व्यापारिक बैंक, किसी से पैसा लेकर अपने जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका उद्योग है, उसको बेहतर करते हैं। तो जो भी प्रश्न
पूछा गया है, जो क्वेश्चन है उसी का जवाब देना है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस के कौन कौन से सोर्सेस हैं, अब आप कुछ और ही बताने में लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो प्रश्न आपसे पूछा जाए उसी का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए भारत में औद्योगिक वित्त के जहाँ तक बात कही जाती है तो दो स्रोत माने जाते हैं। दो स्रोत मुख्यतः इसके महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला स्रोत कौन सा है? एक होता है आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, एक ए नाम की कंपनी है। अब इस कंपनी में स्वयं की पूंजी होगी, जो लाभांश होगा या जो भी उसके पास पूंजी पड़ी हुई है उसका उपयोग करे कंपनी को आगे डेवलप करने में। ठीक है, और या तो जो उसके पास स्थायी परिसंपत्तियां हैं, जो भी उसके पास स्थायी परिसंपत्तियां हैं, या मान लीजिए एक कंपनी है उसने कई जगह प्लॉट या ज़मीनें खरीद रखी हैं। अब या तो वो करे कि पहली वाली कंपनी को, जो ए नाम की कंपनी है, उसको स्टार्ट करने के लिए बाकी की परिसंपत्तियों को बेचकर अपनी एक कंपनी को एस्टैब्लिश करे। ठीक है, तो ये उसके पास एक साधन होता है। और ये समस्या आती है, जो आंतरिक सोर्स जो होता है, ठीक है, स्रोत जो होता है, तो ये कब उपयोग किया जाता है? जब बाहरी स्रोत नहीं मिल पाते। ठीक है, बाहरी स्रोत क्या है उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं वो तभी मतलब काम में आते हैं। ठीक है, वो कंपनी यूज़ करती है। और इंटरनल सोर्सेज का तभी उपयोग किया जाता है जब एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं उपलब्ध हो। मतलब बाहरी वित्त जब लेने में समस्या हो तभी इंटरनल रिसोर्सेज का, जो हमारे पास सोर्स है, उसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें जैसे देखिए ब्याज की दर ऊंची भी हो तब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि भाई अगर बहुत ज़्यादा बैंक जो हैं, जितने भी फिनेंस बैंक हैं, तो अगर वो ऊंची दर पर बहुत ज़्यादा ब्याज दर ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सोचेगा व्यक्ति कि हम कंपनी का ही पैसा कंपनी में लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या तो उसको, उस कंपनी वाले को आवधिक समस्या आ रही हो कि भाई हमें चाहिए 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, आप बोल रहे हो दीर्घकालीन लीजिए। तो ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के कारण जो है आंतरिक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता है बाह्य स्रोत। एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं जो फिनेंस के, तो उन पर अब हम लोग बात करते हैं। बाह्य स्रोत कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, किसी भी कंपनी का नाम सोच सकते हैं। तो अब बाह्य स्रोतों में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो ऋण पत्र होते हैं, ठीक है, ऋण पत्रों को बेचकर, ध्यान रखिएगा, ऋण पत्रों को बेचकर मध्य अवधि का यह ऋण लिया जाता है। ठीक है, इसमें एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। और इसमें एक कंडीशन और भी होती है कि ऋण का भुगतान, जो आपका ब्याज है, ब्याज का भुगतान जो है वो अनिवार्य होता है। आपको कंपनी को फायदा हुआ है नहीं हुआ है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ब्याज का भुगतान यहां पर अनिवार्य माना जाता है। अगली चीज क्या है? बंधक करके, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी के पास में बहुत सारी अचल संपत्ति है, तो उस अचल संपत्ति को बंधक बनाकर, अब बंधक कहाँ बनाएगा? या तो वो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है या प्राइवेट क्षेत्र के बैंक है, उनको उनके यहाँ बंधक रख दे कि भाई हम 10 साल के लिए, ये मेरी पर्टिकुलर ज़मीन के कागजात हैं और मुझे पैसा चाहिए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और या तो ये कोई साहूकार या जो व्यक्ति होते हैं जो लोन देते हैं, बड़ा बड़ा लोन देते हैं हाई अमाउंट का, तो उनसे बात करके ऋण ली जाती है। ठीक है, बंधक कर जैसे ऋण की राशि कम भी हो सकती है। ठीक है भाई, ज़रूरत एक कम अवधि के लिए होती है तब आदमी बंधक करके लेता है कि भाई हमें कुछ दिनों के लिए है, या 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, या 1 महीने के लिए, जितना भी दिन। ठीक है, तो अचल संपत्ति को बंधक बनाकर भी, और मोस्टली इसमें ये होता है कि दीर्घकालीन ही लिया जाता है। ठीक है, और क्या है अगला पॉइंट? क्या है अगला पॉइंट? ये है कि जो अंश पूंजी होती है उसका निर्गमन करें। अंश पूंजी क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, जो उसके पास किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर, उसने बहुत सारी चीज़ों के खरीद रखे हैं, तो जो शेयर खरीदे गए हैं उनको, ध्यान रखिएगा, कंपनी के शेयरों को बेचकर
कंपनी के शेयरों को बेचकर, ठीक है, जो अंश पूंजी होती है उसका पैसा जुटाती है कंपनी। और ये किस एक्ट के माध्यम से जुटाती है? ये आपका कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपनी धारिता को बेचकर यह अमाउंट ऑफ जो मनी है उसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो बाह्य स्रोत है उनमें यह दूसरा पॉइंट था। अब देखिए अगला जो है वित्तीय संस्थाएं, हमारे भारत देश में बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके माध्यम से जो वित्त है वो उपलब्ध कराया जाता है। उनमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ सार्वजनिक हैं, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, कुछ मेनली इंडस्ट्रियल को ही लोन देते हैं, इंडस्ट्रीज़ को ही लोन देते हैं, तो वो लोग भी कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्यरत हैं उनको भी अब देख लीजिए कि जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको आईडीबीआई कहा जाता है। अगला कौन सा है? आईएफसीआई है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ये भी जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको वित्त उपलब्ध कराता है, पैसा उपलब्ध कराता है अपने बिजनेस को, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अगला कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश बैंक। अगला बैंक है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी भी कहा जाता है। और अगला बैंक कौन सा है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको यूटीआई बोला जाता है। और भी अन्य कंपनियां हैं, एलआईसी है, जीआईसी है, राज्य वित्त निगम है। तो इन सारे माध्यमों से जो पैसा है वो कलेक्ट करती है कंपनी। ठीक है, बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत, इन्हीं को आप लोगों को बताना था मात्र 125 शब्द सीमा में। ध्यान रखिएगा जब भी कोई प्रश्न लिखें तो उसमें आप जो वर्ड लिमिट है उसको मेंशन जरूर किया करें, उसको अच्छे तरीके से बता जरूर दिया करें कि कितने शब्दों में आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को लिखिए, आप लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़िए और 2 प्रश्न जो डेली आप लोगों को दिए जा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से लिखने और पढ़ने का प्रयास करिए, अच्छे से चीज़ों को करिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 का जो मुख्य परीक्षा का जो बैच चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी इच्छुक हों, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आपको अगर आपको ठीक लगता है तभी ज्वाइन करें। ठीक है, तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करने चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178, यह नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, ध्यान रखिएगा। और इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न जो है करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 322 है। 322 प्रश्न संख्या है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। इस फ्लोचार्ट के माध्यम से दोस्तों बताने का तात्पर्य ये भी रहता है कि कम से कम आपके दिमाग में 10 से 12 पॉइंट्स रहें, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जिस समय आप मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि इसमें मुझे कितने पॉइंट्स ऐड करने हैं। इसी का लेक्चर मिलता है आपको, पीडीएफ मिलती है, जिससे आपको बेहतर होता है कि लिखने में आप पॉसिबल हो जाते हैं कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है चीज़ें कहाँ से कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है और अपने शब्दों में। क्योंकि देखिए प्रत्येक इंसान, दुनिया में प्रत्येक इंसान की समझने और सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। जो लोग टॉप करते हैं और जो लोग सबसे नीचे होते हैं उन्हें फ़र्क क्या होता है? उनकी सोच का और प्लस जिस तरीके से जिस दिशा और दशा में उन्होंने पढ़ाई करी है, तैयारी करी है। तो इसीलिए जो एग्ज़ाम हॉल में काम करना है वही काम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे आप ये न लगे कि भाई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ वो लास्ट टाइम होता है, उसमें कोई चांस नहीं मिलना। अगर आपका मेंस खराब हुआ तो आप एग्ज़ाम से बाहर, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए पहले से जब प्रैक्टिस करके रखे होंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिस समय आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर लिखा होगा और आप प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद प्रश्न को सही समझने के बाद अब आप ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि कितने मुझे पॉइंट्स डालने हैं, इसमें कौन कौन सी डायमेंशन को कवर करना है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए ये फ्लोचार्ट के माध्यम से चीज़ों को आपको बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कराई जाती है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में क्या है कि जैसे जो चीज़ें हैं कि कुछ डेटा है, फ्लोचार्ट है, डायग्राम है और पैराग्राफ है, पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं, इस फॉर्मेट में आप अगर लिखेंगे तो आपका उत्तर बहुत ही बेहतर बन जाएगा। और कोटेशंस तो आपको डालनी ही डालनी है। ठीक है,
आपके उत्तर में स्वच्छता होनी चाहिए, 2 लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, फ्लो चार्ट भी अगर बनाइए उसको तो थोड़ा सा एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में थोड़ा सा गैप रखिए, जिससे आपका प्रस्तुतिकरण जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रश्न को लिखना है। प्रश्न क्या है, आइए प्रश्न को देखते हैं। नीति निर्माण में जो पॉलिसी मेकिंग होती है, तो नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करना है। अब इसका जो संदर्भ है कि भाई इस समय किसान आंदोलन है, ठीक है, किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार के खिलाफ नाखुश भी हैं वो लोग और लगभग 100 दिनों से बैठे भी हैं, तो इसी संदर्भ में यह प्रश्न है। लेकिन आपको मेनली फोकस कहाँ करना है, नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, तो इसी को स्पष्ट करना है। तो देखिए, नीति निर्माण में नागरिक भागीदारी की जब हम लोग बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी आईएएस पीसीएस हो गया, नीति का निर्माण करता है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का काम यही लोग करते हैं आईएएस पीसीएस। अब इसका क्रियान्वयन किया जाता है और उसके बाद इसका शिकायत निवारण होता है। तीन प्रक्रिया से ये चीज़ें गुजरती हैं। अब आपने नीति तो बना दी, किसान बिल आपने तीनों ला दिए, लेकिन किसानों से आपने पूछा नहीं। लेकिन किसानों से आपने, ये किसी भी योजना के परिप्रेक्ष्य में आप रख लीजिए, किसी भी जो बिल आया है या कोई भी योजना या जो भी नीति बनाई जा रही है, आपने क्या उससे, जनता से आपने उन्हें पूछा? तो ये किसी भी गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, सपा, ये वो कोई भी गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट का कार्य होता है कि जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करे। भाई उसको आवश्यकता ही नहीं, किसान लोग बोल ही रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, उनके अनुसार जो भी ठीक लगे आपस में बैठकर बातचीत करके एक नया बिल ले आइए। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है प्रत्येक योजना के संदर्भ में, जिसमें भी अब अगर नीति आपने बना दी और नागरिकों को पसंद ही नहीं, तो ऐसी नीति का क्या मतलब है। तो यहाँ पर नीति निर्माण में जो है नागरिक भागीदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो नागरिकों की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए भाई जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको नागरिकों की आवश्यकताएं क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नागरिकों की इच्छाएं क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिसी मेकिंग के पहले, नीति निर्माण के पहले। अब सजेशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अन्य जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से आप सजेशंस ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट तभी अच्छी कहलाएगी जब जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करे, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही हो। अब अगर नागरिकों की भागीदारी हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है किसी भी सरकार की क्षमता का मूल्यांकन करने का कि अगर वो नागरिकों के अनुरूप सारे के सारे कार्य कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट अच्छी है, और जब नागरिक ही नहीं खुश हैं तो फिर गवर्नमेंट काहे की अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को भी देखना होगा कि नागरिकों की भागीदारी सही रूप में सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी, वो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। अब देखिए, नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण क्यों है कि जैसे किसानों की आवश्यकताओं को जब पूरा ही नहीं करते ये तीनों किसान बिल, तो इनको वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कुछ और चल रही हैं। मैं देखिए पॉलिटिकल व्यू पे नहीं जाना है, हमें अपना एक निष्पक्ष व्यू देना है। वैसे आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जिस समय उत्तर लिखें उस समय आपको निष्पक्ष रूप से उत्तर का जवाब देना होगा किसी भी प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर एक स्टैंड लिया तो फिर एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा, फिर वो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देने वाला। तो आपको क्या है, क्योंकि देखिए आप जनता के सेवक हैं, जनता के लिए कार्य करने जा रहे हैं। आप अगर सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपका क्या कर्तव्य है, आप जनता की भलाई हो। ठीक है, अब जनता के बीच अगर विभाजन होगा तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, नागरिकों की आवश्यकताओं और हितों को सुनिश्चित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब आप नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। जैसे कृषि सुधार बिल जो हैं बड़ी संख्या में नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, तो उनके जीवन को भी सुनिश्चित करने के लिए भाई उनकी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों को करना चाहिए ना। ठीक है, अगर एमएसपी को कहा जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको फिक्स कर दिया जाए, फिक्स कर दीजिए, ऊपर अगर जितना भी होगा अपना बेच सकेगा बेच लेगा, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट है, वो उनकी बातें हैं, वो अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपना करें वो उनकी बातें हैं, लेकिन आपको अपने व्यूज़ देने हैं। ठीक है, निष्पक्ष रूप से सरकार द्वारा अब देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार बात नहीं करी, सरकार ने भी बात करी है, कई दौर की वार्ता हुई लेकिन असहमति बनती रही, तो चीज़ें वही चल रही हैं। ठीक है, सरकार को क्या है, व्यापक स्तर पर आंकड़ों को जुटाना होगा, अवधारणाओं को देखना होगा और संभावित समाधान खोजने होंगे। किसी भी समस्या के परिप्रेक्ष्य में, कोई भी देश में समस्या है उसके परिप्रेक्ष्य में सभी अच्छे समाधान खोजने होंगे। नागरिकों से तीव्र बेहतर संवाद स्थापित करना होगा, वो तभी हो सकेगा जब उनकी जवाबदेही पॉलिसी मेकिंग में होगी, वो अपनी समस्याओं को बता सकेंगे, और आप जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो लोगों की समस्याओं को तभी निराकरण कर सकेगी जब पहले वो जान चुकी होगी कि हाँ उनकी समस्याएं क्या है। तो यहाँ पर नागरिकों की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी, ये तो बिल्कुल सही है। महिलाओं, बच्चों, युवाओं, अल्पसंख्यकों की स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है कि अगर नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी होगी तो भाई बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है सरकार को होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब नीति निर्माण में जो नागरिक समाज के लोग हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, तो ये संयुक्त रूप से पूरे समाज का मूल्यांकन बस एक चीज से हो सकता है, और एक अच्छी गवर्नमेंट का मूल्यांकन भी इसी पॉइंट से हो जाएगा कि आप केवल नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए, उनकी आवश्यकताओं को पहचानिए, उनकी समस्याओं को जानिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करिए। ठीक है, एक साझा निर्माण तथा सहयोग सरकार और जनता यानी लोगों के बीच, नागरिक समाज के लोगों के बीच में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कुछ अपने व्यूज़ भी दे दीजिएगा निष्कर्ष के रूप में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा अपने व्यूज़ भी देने चाहिए कि सरकार को आगे की राह में क्या मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उपाय अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, जो नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, तो इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। इसकी PDF जो है UPPSS मेंस 2021 का जो ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी इच्छुक हों UPPSS मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस पर आप लोग नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।